हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास से हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस निकाले थे मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर के। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। हमारा जो रेजिस्टिविटी और जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से हमारे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल सेमी कंडक्टर होते हैं मटेरियल के टाइप, कंडक्टर हो गया और हो गया इंसुलेटर। तो इन सब मटेरियल में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का किस तरीके से वेरिएशन है इसको हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने तुम्हें यहाँ बता रखा है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर में मटेरियल जो है उसको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, 3 कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर हमारा सिल्वर आता है जो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लो होता है। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस फॉर्म होता है हमारा आर रो एल बाई एन। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अगर हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई, अगर रेजिस्टिविटी लो है तो रेजिस्टेंस भी लो। ठीक है, फॉर अ गिवन कंडक्टर। तो अगर रेजिस्टेंस हाई अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर अ गिवन कंडक्टर तो इसका मतलब है उसका रेजिस्टिविटी भी हाई है। ठीक है, तो देखो कंडक्टर्स में जो हमारे होते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और भी होते हैं इसमें बहुत सारे। उसके बाद हमारे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन, ये हमारे जो है नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन ये हमारे एलॉयज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स उनको मिला के बनाते हैं। तो ये भी जो हमारे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स को मिला के बनाते हैं। तो ये जो एलॉयज की जो है कैटेगरी, ये 3 नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन। तो जो मैंगनीन जो है इसकी रेजिस्टिविटी, मैंगनीन की रेजिस्टिविटी सबसे हाई होती है एमंग ऑल कंडक्टर्स। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रहे सिर्फ कंडक्टर में जो होता है मैंगनीन, जो एलॉयज होते हैं जितने भी उनमें मैंगनीन का और इन कंडक्टर को मिला के मैंगनीन रेजिस्टिविटी हाई होता है सबसे। तो ये हमारी लिस्ट है कंडक्टर की जिसमें से 3 हमारे एलॉयज हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारे पास मटेरियल है कार्बन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये हमारे सेमीकंडक्टर है। इन मटेरियल का नाम ध्यान रखना इसलिए है क्योंकि एग्जाम में एक आध बार टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ कार्बन लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो मटेरियल भी पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसका वेरिएशन बताना इसलिए। बाकी जो इंसुलेटर में आते हैं हमारे प्योर वाटर हो गए, जो डिस्टिल वाटर वगैरह हो गए, प्योर वाटर, गिलास, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड, रबर, क्वार्ट्ज हो गया, ये हमारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों मटेरियल में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी होता है टेम्परेचर के साथ, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, इसको भी मत देखना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, ये मैंने लिखा क्या है। ठीक है, तो पहले हम जरा इसको समझते हैं कि इन तीनों मटेरियल में जो मैंने ये लिखे हुए हैं ये आप लोग नोट कर लेंगे अपनी फिर नोटबुक में। ठीक है, तो मैं इनका वेरिएशन बताता हूँ, पहले इसे हटा देते हैं। ओके, तो देख रहा कंडक्टर्स। तो एज वी नो, सबसे पहले तो तुम्हें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो रेजिस्टिविटी होता है हमारा रो, वो इज इक्वल टू होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। m होता है मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्री चार्जेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड टाउ हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताया था पहले कि अच्छी तरह से सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, वो टाइम होता है जो बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं मेटल आयन से तो कितने टाइम में टकराते हैं उस टाइम को बोला गया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो कंडक्टर में होता है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो मेटल के केस में, मेटल्स या कंडक्टर के केस में क्या होता है, 2 चीजों में आती है चेंजेस, एन और टाउ में। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो होगा कौन सा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं कंडक्टर, इनमें एन जो होता है, इनमें जो चेंज आता है वो अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर चेंज आता है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर वी ट्रीट एन एज अ कांस्टेंट इन केस ऑफ वाटर। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो एन हमारा फिक्स रहता है, यहाँ पे एन इज कांस्टेंट। बाकी एम और ई तो हमारा होता ही है कांस्टेंट। ठीक है, एन में थोड़ा सा चेंज आता है लेकिन वो चेंज एकदम ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चेंज से। तो एन को हम कंडक्टर केस में कांस्टेंट रेट करते हैं।
बाकी जो रिलैक्सेशन टाइम, ये वो टाइम होता है जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या है कोलाइड होते हैं मेटल आयन से। तो अभी सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, हीट बढ़ा रहा हूँ, तो और एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑब्वियसली बात है वो और फटाफट टकराएंगे, तो वो कम टाइम लेंगे टकराने में। तो रिलैक्सेशन जो टाइम होता है वो हमारा डिक्रीज होता है इन केस ऑफ कंडक्टर। और जितने भी मटेरियल हो गए, कोई भी मटेरियल हो, उसमें रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगा, टाइम ऑफ कोलिजन, क्योंकि वो फटाफट टकराएंगे एनर्जी, हीट एनर्जी मिलने पे। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, और एन जो हो गया हमारा कांस्टेंट इन केस ऑफ कंडक्टर। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। तो सो रेजिस्टिविटी हमारा इंक्रीज एंड हेंस रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो मेटल और कंडक्टर कुछ भी बोलो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, कुछ भी बच्चे सोचने लगते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेल्ट हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, उल्टा होता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस। सो व्हेन टेम्परेचर increases, relaxation time decreases and number density remains constant. So resistance R and resistivity increases। ध्यान रखिए इस चीज का, इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, ना कि डिक्रीज। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए इस चीज को। नाउ वी विल टेक सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन दोनों का एक ही तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो इन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में होता क्या देखो। तो अगेन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इसमें, इन दोनों के केस में, तो इनके केस में क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी बढ़ता है, ये भी इंक्रीज होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। साथ में रिलैक्सेशन टाइम ये तो डिक्रीज होगा ही, इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि किसी बात इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और फटाफट टकराएंगे। ठीक है, तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा टकराने का। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। तो इस वाली इक्वेशन में आते हैं, अब भाई यहाँ पे एन इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना चाहिए, और जो टाउ है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि दोनों इस अमाउंट में होते हैं कि कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। बट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, डोमिनेट्स ओवर टाउ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है बहुत स्पीड में बढ़ता है एज कंपेयर टू डिक्रीज ऑफ टाइम, तो डोमिनेट हो जाता है ये इन केस ऑफ बोथ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो n जो हो रहा है डोमिनेट हो रहा है, और n हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर n बढ़ने से सो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, तो इन दोनों के केस में व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इन दोनों में डिक्रीज होता है, लेकिन जो हमारा जो कंडक्टर है इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हमारा किसके लिए है, फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो उसके लिए लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस and relaxation time decreases, but increasing number density of electron dominates over decreasing tau relaxation time. So resistivity or R of semiconductor insulator decreases. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लैंग्वेज में लिख लेंगे। एग्जाम में आप लोग ऐसे एरो बना के आंसर नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे लिखना लैंग्वेज में। ठीक, तो ये शॉर्ट में ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है वेरिएशन। तो वेरिएशन जो हमारा निकल के आया है क्या है कि इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर में व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा दोनों मटेरियल में।
आइए अब थोड़ा सा इसका हम ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे। तो ग्राफ वगैरह बनाने के लिए हमें कुछ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो इधर देख रहा, मान लो कि मैंने एक मटेरियल लिया हुआ है। ठीक है, कोई मटेरियल लिया मैंने और कोई भी लाइक दिस, मान लो कंडक्टर ही ले लिया। कंडक्टर, इसकी रेजिस्टिविटी इनिशियली कुछ भी हो, ठीक है, रो मान लेते हैं इनिशियली कुछ भी हो। तो जब मैं इसका टेम्परेचर को चेंज करूंगा, मान लो कि टेम्परेचर मैंने इसका थोड़ा स्मॉल सा बढ़ाया, कुछ dt टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, dt चेंज हुआ, तो उस हिसाब से अब जो इसका रेजिस्टिविटी आएगा उसमें भी चेंज आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो मान लो कि कुछ स्टार्टिंग में इसका कुछ भी हो, मान लेते हैं किसी भी टाइम पे रो था, इसकी रेजिस्टिविटी, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ dt, तो इसमें तो इसका रेजिस्टिविटी अब रो तो रहेगा नहीं, कुछ डी रो हो जाएगा, चेंज हो गया, तो मान लेते हैं कि डी रो हो गया। तो यहाँ से फ्रॉम, अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकली हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन जो रेजिस्टिविटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू रो dt। जो भाई उसका जो रेजिस्टिविटी होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिर कितना चेंज हुआ है, तो उसके जो इनिशियल रेजिस्टिविटी से कितना और हुआ चेंज, वो टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकली वी कैन राइट कि चेंज रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो dt। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो हियर वी कैन राइट नाउ डी रो इज इक्वल टू अल्फा रो dt। ये जो अल्फा है हमारा, इस चीज को हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ना है। तो हेयर जो अल्फा होता है हमारा, हेयर अल्फा जो होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। अगर मटेरियल गिवन है, मैं मान लो कि कॉपर उसी का बना हुआ है, तो ये हमारा कांस्टेंट होगा। हालांकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर में बहुत ही हाई अमाउंट में चेंजेस आ रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर 600, 1000, तो अल्फा की वैल्यू भी चेंज होती है फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, अदरवाइज इट डिपेंड्स, अल्फा डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर एंड साइज एंड ओनली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो अगर 100 डिग्री हो रहा है, 200, तो अल्फा की वैल्यू कुछ खास चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। अल्फा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम shape and size. It only depends upon nature of the material for a variation of a small temperature कुछ। तो डी रो आ गया अल्फा रो डी टी, अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रो को नीचे लाते हैं, ये अल्फा डी टी। ठीक है, याद रखिए प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा मिक्स कर देना। नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करते हैं, दिस लाइक दिस, अल्फा हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमारा, तो इंटीग्रेशन में मान लेते हैं कि इनिशियल रेजिस्टिविटी रो आई है और फाइनल रेजिस्टिविटी रो एफ हो गया। टेम्परेचर मान लो इनिशियल टी आई है, फाइनल हो गया टी एफ। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ, तो 1/रो डी रो का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई, बेस लिख रहा हूं एक्सपोनेंशियल, लॉग ई हो जाएगा रो एफ अपॉन रो आई। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा, इतना इंटीग्रेशन होता होगा आई होप। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा, लिमिट डालने पे टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लॉग का फॉर्मूला कुछ बताते हैं अभी। यहाँ देखिए, जब भी हम ऐसे लिखते हैं लॉग कुछ हो बेस x इक्वल टू एन लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला चाहिए होता है x इक्वल टू ई की पावर में चला जाता है, तो ये होता है x इज इक्वल टू ई की पावर n हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा लॉग का। तो ठीक, मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा रहा हूँ, लॉग ई ये है, ये हमारे यहाँ पे x हो गया पूरा, ये अल्फा दी है। ठीक है, तो वी कैन राइट रो एफ बाई रो आई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वी विल राइट रो एफ अपॉन रो आई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो इसको और भी हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, रो एफ अपॉन रो आई इज इक्वल टू ई अल्फा
डेल टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन। अब देखो एक और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, जैसे कि तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होता है एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो ये एक्सपेंड होता है हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन। अगर x हमारा वेरी स्मॉल हो तो वी विल नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म, और जो ex होता है वो हमारा सिंपल हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। इफ x इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर टू नेगेटिव। तो ठीक है, ऐसे मैं एक्सपेंशन इसमें लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक्सपेंशन लगाता हूँ कुछ, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू होती है, इसकी जो ऑर्डर होती है हमारे पास अल्फा की, तो अल्फा की जो ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁴ तक ये वेरी करता है। इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पर डिग्री सेल्सियस होती है इसके ऐसे, तो 10⁻² और 10⁻⁴ जो होता है काफी स्मॉल हुआ, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे जो e की पावर ये पूरा x की तरह ट्रीट हो सकता है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं हेयर एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो ये पूरा स्मॉल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा रो एफ अपॉन रो आई, इस वाले फॉर्मूले से 1 प्लस एक्स हो जाता है, जो पावर होता है वो आता है बस, बाकी एनर्जी मिलने। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया मेरा रो एफ इज इक्वल टू रो आई 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। तो हमारे जो सीबीएसई में जो यूज है वो इनका उतना यूज नहीं है कुछ, ये तो मतलब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था ये चीज कि ये जो इक्वेशन है जो हमें सीबीएसई में अभी जो हम यूज करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से आ रखा है, ठीक है। अगर आता हो तो इस तरीके से तो ठीक है, अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, तो हमें बस इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है और किसी चीज की नहीं है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आया हमारा कि रो एफ फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मैं इसी इक्वेशन से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे तो हमारे पास आ गया फाइनल इक्वेशन रो एफ इक्वल टू रो आई 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये डेल टी का हमारा टेम्परेचर है। अगर मैं बोल दूं कि इफ रो जो है हमारा रेजिस्टिविटी है एट जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारा, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम रेफरेंस टेम्परेचर भी बोल देते हैं, रेफरेंस टेम्परेचर टी नोड, उस पे सॉरी रो नोड है, रो नोड हमारा है रेजिस्टिविटी एट इनिशियल या रेफरेंस टेम्परेचर, और जो रो है हमारा रेजिस्टिविटी एट फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को हम बोल देते हैं स्टडी टेम्परेचर भी टी पे, ठीक है। और अल्फा तो हमें पता ही है कि क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो इक्वेशन है चेंज हो जाएगी हमारी, रो इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी वो नोड, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में ये वाली इक्वेशन गिवन होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन है ये और ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन वेयर अल्फा हमारा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये हमारा है क्या, ठीक है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन से मैं अल्फा जो है उसको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। इसको किस तरीके से हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन भी आती रहती है हमें, ठीक है। तो इसको हम जरा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास रो
इज इक्वल टू रो नोड प्लस रो नोड अल्फा टी माइनस टी नोड। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोगों को लर्न करके रखना है, अच्छे से लर्न करके रखना है। तो यहाँ पे रो नोड लेंगे तो रो माइनस रो नोड और अल्फा इज इक्वल टू रो नोड नीचे आ जाएगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस भी नीचे आ गया टी माइनस टी नोड। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि चेंजेस हमारे जो चेंज है बहुत स्मॉल है हमारा, ठीक है, तो चेंज अगर बहुत स्मॉल है तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, वी कैन राइट हियर दिस चेंज डी रो और टेम्परेचर डिफरेंस डी टी अपॉन रो, सॉरी ये रो नोड है, नीचे रो नोड है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया डी रो बाई डी टी अपॉन रो। तो नाउ वी विल क्रिएट हेयर डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, सो हेयर वी कैन राइट अल्फा, सो इससे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं अल्फा की, सो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा is defined as the rate of change of resistivity with temperature per unit resistivity at initial temperature of material। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अभी हम इसको इसी पर रोकते हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्या है। ओके।